You're watching Headlines Today. I'm Maha Siddiqui. First, let's take a look at what's happening in Uttar Pradesh. It's a war of rallies literally today. Modi, Mulayam and Arvind Kejriwal, all of them holding crucial rallies across the state for 80 members of parliament that the state sends to the Lok Sabha. नहीं बनाया है बल्कि लखनऊ के नवाबों ने उस अलीगंज के हनुमान के मंदिर को बनाने का काम किया है। यह तहजीब यदि कहीं देखने को मिलेगी तो वह लखनऊ के अंदर ही देखने को मिलेगी। मैं इसी लखनऊ में एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम किया हूं, एक विधायक के रूप में काम किया हूं, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किया हूं, मंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में भी मैंने काम किया है। और बहनों भाइयों, मैं मानता हूं कि उत्तर चाहे मैं दुनिया में कहीं भी रहूं, लेकिन सदैव मैं लखनऊ का और ये उत्तर प्रदेश का बनकर मैं ही रहूंगा, यह आपको भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूं। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद मैं नरेंद्र भाई के प्रदेश गुजरात में गया हुआ था। और बहनों भाइयों, मेहमान नवाजी जिस तरीके से नरेंद्र भाई ने वहां पर मेरी कराई थी, उसे मैं भूल नहीं सकता। इस मेहमान नवाजी का आगाज यदि किसी ने किया था तो हमारे नरेंद्र भाई ने गुजरात में किया था मेरे जाने के बाद। और आज जब हमारे इस लखनऊ शहर में आए हैं तो मैं यही आप सबसे कहना चाहता हूं, मेहमान नवाजी के मामले में इस लखनऊ की एक शान है मेरे बहनों भाइयों। इसलिए आगाज यदि अहमदाबाद की धरती पर नरेंद्र भाई ने किया था मेहमान नवाजी का, तो उसका मेहमान नवाजी का अंजाम यदि दिया जाना चाहिए तो दोनों हाथों से तालियां बजाकर इस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिया जाना चाहिए। और अंजाम केवल स्वागत का ही नहीं होना चाहिए, बल्कि आइए हम सभी मिलजुल कर यह प्रण लें, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं और बहनों, कि अंजाम हम तभी मानेंगे जब नरेंद्र भाई पूर्ण बहुमत के साथ भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। तभी हमें मानेंगे कि हमने अपनी कामकाज को, अपने संकल्प को अंजाम देने में कामयाबी हासिल की है। कौन इस सच्चाई को नकार सकता है कि आजाद भारत के इतिहास में किसी राजनेता पर इतने राजनीतिक प्रहार, इतने राजनीतिक आक्रमण नहीं हुए होंगे जितने कि नरेंद्र भाई के ऊपर राजनीतिक प्रहार और आक्रमण हुए हैं। 2002 से मैं देख रहा हूं, बराबर नरेंद्र भाई के ऊपर हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने बार बार आक्रमण किए हैं, बार बार उन्होंने प्रहार करने की कोशिश की है। लेकिन इस हिंदुस्तान की राजनीति में हमारे नरेंद्र भाई की लोकप्रियता दिनों दिन आसमान चढ़ती चली गई है। और आज किस हद तक की लोकप्रियता है उसे किसी बतलाने की आवश्यकता नहीं है। मैं कभी अपने कलेजे पर हाथ रखकर पूछता हूं कि परमात्मा इस बात का जवाब दे, क्या कारण है, क्या नरेंद्र भाई का गुनाह है कि सारे के सारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हमारे नरेंद्र भाई के ऊपर लगातार 12 वर्षों से इस प्रकार का राजनीतिक आक्रमण, इस प्रकार का राजनीतिक प्रहार, इस प्रकार के घिनौने आरोप उनके द्वारा लगाने की कोशिश की जाती है। तो बहनों भाइयों, हमारा दिल यह बोलता है कि शायद परमात्मा यदि कोई बड़ा काम कराना चाहता है तो परमात्मा उस इंसान की बड़ी परीक्षा भी लेने का काम करता है। और उस परीक्षा देने में कामयाबी हासिल की है तो नरेंद्र भाई ने भी की है। और मैं इस सच्चाई को भी जानता हूं, हीरे को भी चमक पाने के लिए कई प्रहार झेलने पड़ते हैं। इसलिए नरेंद्र भाई, जितने ही आपके ऊपर प्रहार हुए हैं उतनी ही हिंदुस्तान के राजनीति में आपकी चमक बढ़ती चली गई है। और आज आप हिंदुस्तान में ही लोकप्रिय नहीं हैं, बल्कि सारी दुनिया में आपको वह लोकप्रियता हासिल हुई है। आज यह लखनऊ की धरती से यह भी कहने आया हूं बहनों भाइयों, देश हमारा संकट के दौर से गुजर रहा है। देश यह ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। और आज इस उत्तर प्रदेश में, इसके पहले आप लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की सरकार देखी है, आज समाजवादी पार्टी की सरकार देख रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में क्या हुआ था उसकी चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के इस सरकार के रहते हुए 2 वर्षों में इस सपा की सरकार के पिछले इतिहास की याद नहीं दिलाना चाहता हूं।
2 वर्षों में इस सरकार ने क्या किया है? बहुत उम्मीद थी इस उत्तर प्रदेश की जनता को, बसपा की सरकार जा रही है, सपा की सरकार आ रही है, अब इस उत्तर प्रदेश का विकास होगा, उत्तर प्रदेश में अमन अमान के हालात पैदा होंगे। लेकिन आज समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हमारी उत्तर प्रदेश की जनता अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है। बहनों भाइयों, कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज शेष नहीं बची है। माताओं बहनों की इज्जत और असमत लूटी जा रही है। गुंडे बदमाश सरेआम घूम रहे हैं। यह हालात हो गए हैं। मंत्री की भैंस यदि चोरी हो जाती है तो पूरा पुलिस का अमला उसको पकड़ने के लिए दौड़ने लगता है। हमारे यहां कहा गया है कि अकल बड़ी होती है कि भैंस बड़ी होती है, तो मैं पूछना चाहता हूं, सरकार बड़ी होती है कि भैंस बड़ी होती? क्या एक भैंस को, हमारे पुलिस के सब इंस्पेक्टर, पुलिस के जवान भैंस को कैसे चोरी चली गई उसका पता लगाएं। क्या हो गया है इस सरकार को? मंत्रियों के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के। यहां पर मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं। क्या किसान भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह सच नहीं है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने धान और गेहूं की खरीद सबसे पहले कराई थी और आप सबको उचित कीमत मुहैया कराने का काम किया था? आज क्या हो रहा? क्या आपके धान और गेहूं की खरीद हो गई? क्या आपको अपने धान और गेहूं की उचित कीमत मिल गई? मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, भारत सरकार का कृषि मंत्री भी रहा हूं, फार्मूला तैयार किया है और वह फार्मूला नरेंद्र भाई के प्रधानमंत्री बनने के बाद लागू किया जाएगा। खेत की बुआई के पहले आपके खेत की न्यूनतम आमदनी तय कर दी जाएगी। यदि उतनी आमदनी उस खेत में नहीं होगी तो उसकी भरपाई बीमा कंपनी के द्वारा की जाएगी। उसके लिए हमारा किसान जिम्मेदार नहीं होगा। हिंदुस्तान की अकेली राजनीतिक पार्टी यह भारतीय जनता पार्टी है कि हमारे हिंदुस्तान में जहां जहां भी सरकारें चल रही हैं, चाहे वह मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार हो, या जितनी सरकारें, हमारी गुजरात की सरकार हो, सारी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने किसानों को न्यूनतम ब्याज दर पर कर्ज मुहैया करा रही हैं और हमारी कुछ सरकारें तो 0% ब्याज दर पर हमारे किसानों को कर्ज मुहैया करा रही हैं। पहली बार आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 8-8.5% ब्याज दर पर किसानों को कर्ज मुहैया कराने का काम किया था। उसके पहले 14 से लेकर 18% ब्याज दर पर कर्ज मिलता था। गन्ना किसानों की हालत, गन्ना किसानों का 2,500 करोड़ रुपया बकाया है, आज तक उसका भुगतान नहीं हुआ। क्या चीनी मिल मालिकों के साथ मिली भगत के कारण गन्ना के खेत में खड़ा था, चीनी मिलें चालू नहीं हुई? यह हालत उत्तर प्रदेश की हो जाएगी, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट है किसान आयोग की, मैं यह मानता हूं कि जितनी लागत किसान की खेत में लगती है उस पर कम से कम 50% का मुनाफा होना चाहिए। एक ऐसी मुकम्मल व्यवस्था इस हिंदुस्तान में की जानी चाहिए। इस काम को यदि कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। बहनों भाइयों, बिजली की हालत, यही समाजवादी पार्टी है, इसके नेता चुनाव के दौरान कहते थे कि 2 साल के अंदर हम 24 घंटे की बिजली मुहैया कराएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको 18 घंटे भी बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मैं मुख्यमंत्री जब हुआ करता था बहनों भाइयों, शाम को रात को मैंने मुकम्मल बिजली की व्यवस्था कराई थी, बिजली मुहैया कराई थी। मैंने कहा कि हमारे किसानों का, हमारे व्यापारियों का, हमारे नौजवानों का दोष क्या है कि दिन भर के थके हारे काम करते हुए जब वो घरों में वापस लौटे तो कम से कम चमचमाती हुई बिजली की रोशनी में अपने घरवाली का चेहरा तो ठीक तरीके से देख सके, इसलिए शाम को और रात को मैंने बिजली मुहैया कराई। 2 साल बीत गया, बिजली यहाँ के हमारे गांव के रहने वाले लोगों को, हमारे व्यापारियों को, ठेला लगाने वालों को नहीं मिल पा रही है। अजीबोगरीब हालात इस उत्तर प्रदेश में पैदा हो गए हैं।
यह सपा और बसपा की सरकार। बहनों भाइयों, यहां उत्तर प्रदेश में तो सपा बसपा कांग्रेस एक तीसरे को आरोप लगाते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं, लेकिन दिल्ली में जाकर यह तीनों मिलकर इस समय सरकार चला रहे हैं। कांग्रेस की सरकार यदि चल रही है तो वह समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कारण चल रही है बहनों भाइयों दिल्ली में, नहीं तो आज के कई वर्षों पहले सब कांग्रेस की सरकार चली गई होती, चुनाव हो गया होता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बन गई होती। महंगाई बढ़ रही है फिर भी सपा बसपा समर्थन दे रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है फिर भी सपा बसपा समर्थन दे रहे हैं, सीमा हमारी असुरक्षित हो गई है, कर दिए हैं